Hi everyone, this is प्रीति चौधरी. वेलकम टू यूपीएससी क्रैकर. एनवायरनमेंट की सीरीज़ में कल हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया है और पार्ट 1 में हमने पढ़ा है इकोसिस्टम. एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड जितने ग्लोबल एफर्ट्स हैं वो पढ़े हैं. उसके साथ साथ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को हमने कंप्लीट किया है पार्ट 1 में. आज हम एनवायरनमेंट में पार्ट 2 करेंगे और पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे पॉल्यूशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्लाइमेट चेंज, वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड इसके साथ साथ पढ़ेंगे एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितना मिसलेनियस है. तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2. पॉल्यूशन से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित किसको अवशोषित करती हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं? परावैंगनी विकिरण, अवरक्त विकिरण, दृश्यमान प्रकाश या इनमें से कोई नहीं. तो सही आंसर है अवरक्त विकिरण. वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी का जो उत्सर्जित अवरक्त विकिरण होता है उसको अवशोषित कर लेते हैं और निचले वायुमंडल को गर्म कर देती हैं. अवरक्त विकिरण क्या है? ये एक तरीका का विकिरण ऊर्जा है, एक तरीके की विकिरण ऊर्जा है जो मानव की आंखों से दिखाई नहीं देती. ये अदृश्य है, ये दृश्यमान प्रकाश नहीं है, ये अदृश्य होता है, परंतु क्या करता है, पृथ्वी का जो निचला वायुमंडल है इसको गर्म कर देता है. हम इसे महसूस कर सकते हैं. नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? ऑप्शंस है कणकीय पदार्थ, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. वायुमंडल क्या है? वायुमंडल गैसों का मिश्रण होता है और ये सारी चीजें उसके अंदर पाई जाती हैं. तो ये बताना है इनमें से कौन प्रदूषक है, कौन प्रदूषक नहीं है. ऑक्सीजन प्रदूषक नहीं है, जबकि कणकीय पदार्थ, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये तीनों क्या है? ये प्रदूषक हैं, ये तीनों प्रदूषक हैं. नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी किरणें वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती हैं? परावैंगनी, दृश्य, रेडियो या गामा. तो सही आंसर है परावैंगनी किरणें ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती हैं. पृथ्वी का जो वायुमंडल है, वायुमंडल में एक परत होती है समताप मंडल, और समताप मंडल में ही पाई जाती है ओजोन परत. ये ओजोन परत समताप मंडल में ही पाई जाती है और ये सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है. परावैंगनी किरणें अगर पृथ्वी पे आ जाएंगी तो इससे प्रॉब्लम क्या है? इससे बहुत सारे रोग हो सकते हैं, जैसे त्वचा कैंसर, दृष्टिहीनता, त्वचा का जलना जैसे रोग हो सकते हैं. इसलिए ओजोन परत परावैंगनी किरणों को रोककर पृथ्वी के लिए एक प्रोटेक्टर की तरह काम करती है. लेकिन बहुत सारी मानवीय गतिविधियां हैं जिनके कारण ओजोन परत का क्षरण हो रहा है. जैसे मानव बहुत सारी गैसों का यूज करता है, जैसे CFC होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन. इसके अलावा HCFC होती है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन. इसके अलावा कार्बन टेट्राक्लोरो हुआ. ये सारे जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट वगैरह यूज करते हैं उससे निकलने वाली गैसें हैं जिसकी वजह से ओजोन परत का क्षरण हो रहा है. नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पीने के पानी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मापदंड नहीं है? ये बताना है. अगर आपको पीने का पानी लेना है तो आप क्या क्या मानदंड देखेंगे कि किस तरह का पानी होना चाहिए जो पीने के लायक हो. तो उसी के मानदंड हमें बताने हैं कि इसमें से कौन सा नहीं होना चाहिए पीने के पानी का. पीने का पानी दूषणकारी तत्वों से मुक्त होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, तभी तो हम उसको पीने योग्य समझेंगे, वो हमें हानि नहीं पहुंचाएगा. दूसरा है खनिज तत्वों से युक्त होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए. स्वादिष्ट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए. एसिडिक पीएच, अगर कोई पानी एसिडिक है तो एसिडिक पानी आप कैसे पिएंगे, बल्कि क्या होना चाहिए, पीएच उसका संतुलित होना चाहिए. इसलिए आंसर 3 सही होगा. नेक्स्ट है, पीने के पानी में फ्लोराइड की कितनी मात्रा सिफारिश की जाती है? ये बताना है. 5 ppm, 0.5 ppm, 7 ppm या 0.7 ppm. सही आंसर है 0.7 ppm. नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान प्रदान नहीं करता है? इन चारों में से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो जल प्रदूषण नहीं फैलाता है? वो बताना है. भारी धातु, ओजोन, माइक्रोप्लास्टिक, कीटनाशक. तो सही आंसर है ओजोन. ओजोन जल प्रदूषण नहीं करता है, जबकि भारी धातु, माइक्रोप्लास्टिक, कीटनाशक, इसके अलावा आर्सेनिक, फ्लोराइड, यूरेनियम ये ऐसे तत्व हैं जो जल प्रदूषण फैलाते हैं. जल प्रदूषण बेसिकली होता क्या है? जल में अगर किसी तरह के कोई फिजिकल, कोई केमिकल, कोई बायोलॉजिकल अगर किसी तरह के कोई चेंजेस आ रहे हैं तो उसको जल प्रदूषण बोलते हैं, वाटर पॉल्यूशन बोलते हैं. इससे कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं? अगर वाटर पॉल्यूशन होता है, जल प्रदूषण होता है तो उससे होने वाली बीमारियां हैं, जैसे त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर हो जाता है, ब्लैक फुट हो जाता है, डायरिया, टाइफाइड, हैजा,
हेपेटाइटिस, पीलिया, ये ऐसे रोग हैं जो जल प्रदूषण की वजह से होते हैं। इसलिए इससे निपटने के लिए, जल प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए 1992 में ब्राज़ील में एक शहर है रियो डी जेनेरियो, वहाँ पे एक सम्मेलन होता है यूएनएफसीसीसी का एक सम्मेलन होता है। इंटरनेशनल लेवल पर ये डिसाइड किया जाता है कि अब हर साल 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया करेंगे, ताकि लोग अवेयर रहें कि जल प्रदूषण नहीं फैलाना है, उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नेक्स्ट है वनों में कमी, नगरीकरण, प्रदूषण का बढ़ना। ये तीनों सभी निम्नलिखित में से किस कारण से हैं? इसका कारण क्या है बताना है। ग्रीन हाउस प्रभाव, वैश्विक तापन, ओजोन रिक्तीकरण या आबादी का बढ़ना। सही आंसर है आबादी का बढ़ना। आबादी के बढ़ने के क्या क्या परिणाम हमें देखने को मिलते हैं? वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जनसंख्या वृद्धि की वजह से छोटे छोटे जो कस्बे हैं वो शहरों में परिवर्तित हो रहे हैं, और छोटे छोटे शहर महानगरों में परिवर्तित हो रहे हैं। नए आवास की डिमांड हो रही है, अधिक खाद्यान्न की आवश्यकता बढ़ रही है, जिसकी पूर्ति के लिए क्या करते हैं, हम वनों की कटाई करते हैं और वहाँ पे कृषि कर देते हैं। और फर्नीचर की आवश्यकता के लिए, इमारती लकड़ियों की आवश्यकता के लिए, इन सब से क्या हो रहा है, वनों की कटाई हो रही है। और वृक्षों की जब कमी हो रही है तो वातावरण में क्या हो रहा है, वातावरण में CO2 की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होती है, जो एक प्रदूषण का काम करती है। इसके अलावा परिवहन में भी वृद्धि हो रही है, और व्हीकल से क्या निकलता है, धुआं निकलता है। धुएं में होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो एक बहुत बड़ा प्रदूषक का फैक्टर है। नेक्स्ट है निम्न प्रदूषक एजेंटों में से कौन सा एजेंट ओजोन परत में छेद करने के लिए जिम्मेदार है? ये बताना है। CO, CFC, SO2 या CH4। सही आंसर है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये ओजोन परत में छेद करने के लिए जिम्मेदार है CFC, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन ये ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार नहीं है। CFC के अलावा N2O, हेलोन 1211, हेलोन 1301 और भी गैसेस हैं, जैसे हेलोजन्स हैं, ट्राइक्लोरोएथिलीन है। ये सब क्या करते हैं, ओजोन परत में छेद बनाते हैं। और ये ओजोन परत कहाँ मिलती है? ये समताप में मिलती है। नेक्स्ट है खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले 2 रासायनिक पदार्थ के प्रत्यक्ष प्रभाव के फलस्वरूप मृत्यु हो सकती है। अगर आप उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएंगे तो मृत्यु हो सकती है। ये बताना है वो पदार्थ कौन से हैं। आर्सेनिक, कैडमियम, सल्फर क्लोरीन, मरकरी साइनाइड या मरकरी सल्फर। सही आंसर है मरकरी साइनाइड। खतरनाक कचरों में पाए जाते हैं 2 केमिकल, जो है मरकरी और साइनाइड। अगर आप इनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएंगे तो मृत्यु हो सकती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है? ये बताना है। मोटर वाहन, पशुधन, धान के खेत या गन्ने के खेत। सही आंसर है मीथेन निकलती है पशुधन से, गन्ने के खेत से, धान के खेत से। और कहाँ से नहीं निकलती है ये पूछा है। मोटर वाहन से मीथेन नहीं निकलती है। मोटर वाहन से क्या निकलता है? इससे निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ये कहाँ से निकलता है? मोटर वाहन से। नेक्स्ट है ताजमहल को किसके प्रभाव का खतरा है? ये बताना है। SO2, HNO3, I2 या PV। तो सही आंसर है SO2। ताजमहल को खतरा है किससे? सल्फर डाइऑक्साइड से। जबकि नाइट्रिक एसिड, लेड और आयोडीन गैस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? SO2। ताजमहल किसने बनवाया था? मुगल बादशाह हैं शाहजहां, उन्होंने ताजमहल बनवाया था। लेकिन SO2 की वजह से जो ताजमहल का पत्थर है वो पीला होता चला जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें, SO2 के अलावा है नाइट्रस ऑक्साइड, इससे भी जो पत्थर है वो पीला हो रहा है। नेक्स्ट है कोलिफॉर्म जीवाणुओं की संख्या निम्नलिखित में से किसके बारे में एक अनुमान प्रदान करती है? रक्त में ई कोलाई का संक्रमण, आंत्र में ई कोलाई की उपस्थिति, नदी के जल में सूक्ष्म जीव संदूषण या डिब्बा बंद भोजन में सूक्ष्म जीव संदूषण। तो सही आंसर है नदी के जल में सूक्ष्म जीव संदूषण। कोलिफॉर्म जीवाणुओं की संख्या क्या करती है? नदी के जल में सूक्ष्म जीव संदूषण के बारे में एक अनुमान प्रदान करती है। और कोलिफॉर्म जीवाणु होता क्या है? कोलिफॉर्म जीवाणु होता है मिट्टी, खराब सब्जियां, पशुओं के मल या गंदे जल में पाए जाने वाला एक विशिष्ट जीवाणु है, जिसको कोलिफॉर्म जीवाणु बोलते हैं। नेक्स्ट है भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? ये बताना है। पक्षी संख्या बढ़ाकर, वनारोपण करके, वनस्पति हटाकर या अति चराई करके। तो सही आंसर है वनारोपण करके। वनारोपण करके आप क्या कर सकते हैं?
भूक्षरण को रोक सकते हैं। भूक्षरण होता क्या है? भूक्षरण या मृदा अपरदन, ये क्या होता है? अगर किसी बाह्य फैक्टर की वजह से, जैसे तेज हवा हुई, वर्षा हुई, इसकी वजह से जो मिट्टी के कण होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाते हैं, उसको बोलते हैं मृदा अपरदन या भूमि क्षरण। इससे क्या प्रभाव पड़ता है? इससे मिट्टी की जो उर्वरता होती है वो कम हो जाती है, उसका ह्रास होता है। तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं? एक तो हुआ हमारा वनारोपण, दूसरा कर सकते हैं हम समोच्च जुताई, और पट्टीदार खेती भी हम कर सकते हैं अगर हमें भूक्षरण को रोकना है। तो ये क्वेश्चंस थे पॉल्यूशन से रिलेटेड। अब हम करेंगे ग्रीन हाउस गैस क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम बताना है, क्या है? ये सभी समुद्र के स्तर में वृद्धि, तटीय रेखा में परिवर्तन, फसल पैटर्न में परिवर्तन। तो ये तीनों सही आंसर हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है? ग्लोबल वार्मिंग होता है कि जो वायुमंडल में जितनी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जैसे CH4 मीथेन है, CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनके जैसी जो ये गैसेज हैं वायुमंडल में उपस्थित, ये कहलाती हैं ग्रीन हाउस गैसेज। इन ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से पृथ्वी का जो औसत टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर है, वो क्या हो रहा है? ये बढ़ रहा है। ये एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है और उस बढ़ने को ही क्या कहते हैं? हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। इसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है? इसकी वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसकी वजह से। और जलवायु परिवर्तन होने की वजह से इसके क्या क्या परिणाम हो रहे हैं? जैसे समुद्र तट के स्तर में वृद्धि हो रही है, तटीय रेखा में परिवर्तन हो रहा है, फसल पैटर्न में परिवर्तन हो रहा है, इसके साथ साथ वर्षा और सूखा का पैटर्न चेंज हो रहा है, घटती हिमरेखा और पिघलते ग्लेशियर इसी का परिणाम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं, ये बताना है। मीथेन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड या ये सभी? तो ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं, जैसे मीथेन हुई, ओजोन हुई, CO2 हुई, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जल वाष्प, ये सभी क्या हैं? ग्रीन हाउस गैसें हैं। और ये क्या कर रही हैं? पृथ्वी का जो औसत तापमान है उसको बढ़ा रही हैं। नेक्स्ट है, अंटार्कटिका के डूम्सडे ग्लेशियर का मूल नाम क्या है, जो हाल ही में चर्चा में रहा था, ये बताना है। ऑप्शंस हैं हेलमेल ग्लेशियर, पाइन द्वीप ग्लेशियर, जैकोबसन ग्लेशियर या थ्वाइट्स ग्लेशियर। तो सही आंसर है थ्वाइट्स ग्लेशियर। डूम्सडे ग्लेशियर का मूल नाम क्या है? थ्वाइट्स ग्लेशियर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये बताना है। मीथेन, नाइट्रोजन, जल वाष्प या कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही आंसर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि मीथेन, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैसेज हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये बताना है। जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि जल वाष्प, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जल वाष्प, ये सब क्या है? ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या है वो बताना है। कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीका, जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिला इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य फसलों की खेती की जाती है। लंबवत खेती, हाइड्रोकल्चर, जैविक खेती या रोबोकल्चर। तो सही आंसर है लंबवत खेती। जो वर्टिकल फार्मिंग होती है वो कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीका है, जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिला इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य फसलों की खेती की जाती है। नेक्स्ट है, कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले मीथेन गैस के अतिरिक्त एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस क्या है, बताना है। कृषि से जो उत्पन्न होती है, नाइट्रस ऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड या आर्सेनिक। तो सही आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। कृषि क्षेत्र से मीथेन के साथ साथ नाइट्रस ऑक्साइड भी उत्पन्न होता है। ये क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। भूमि से नाइट्रोजन N2 क्या कर N2 ऑक्सीजन को प्राप्त करके क्या बनाता है? N2O बना लेता है, नाइट्रस ऑक्साइड बना लेता है। विश्व विरासत स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट से पहला क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है, ये बताना है। ऑप्शंस हैं हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह,
कुतुब मीनार या लाल किला परिसर? तो सही आंसर है कुतुब मीनार। अलाई दरवाज़ा कहाँ पर है? कुतुब मीनार के परिसर में है। और इसको किसने बनवाया था? इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। इसका निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण कराया था 1311 ईस्वी में। और यहाँ पे इल्तुतमिश का मकबरा भी है। नेक्स्ट है, भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है? चौथा, सातवां, नौवां या 10वां? क्वेश्चन 2016 में पूछा था, उसके अकॉर्डिंग आंसर है 7, परंतु वर्तमान में वर्ष 2023 में भारत कौन से नंबर पर आता है? भारत 6th नंबर पर आता है। भारत की रैंक 6th है। एनवायरनमेंट से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस हैं TNAU, इसरो, DRDO या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है इसरो। कॉफ़ी बोर्ड ने किसके साथ समझौता किया है? इसरो के साथ समझौता किया है, ताकि कॉफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित किया जा सके। कॉफ़ी बोर्ड क्या है? एक सांविधिक निकाय है। कॉफ़ी बोर्ड एक सांविधिक निकाय है और इसकी स्थापना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत की गई है। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। किसका? कॉफ़ी बोर्ड का। नेक्स्ट है, UNFCCC का अर्थ क्या है ये बताना है। यूनाइटेड नेशंस फेडरेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज या यूनाइटेड नेशंस फेडरेशन काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज? तो सही आंसर है UNFCCC की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है वॉन में। और वॉन कहाँ है? जर्मनी में। इसका मुख्यालय वॉन जर्मनी में है। नेक्स्ट है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अक्टूबर 2019 में भारत में इनमें से किस दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजाति की संख्या की गणना करने का पहला राष्ट्रीय प्रोटोकॉल आरंभ किया? ऑप्शंस हैं हिम तेंदुआ, भारतीय गैंडा, गुजरात का सिंह या बंगाल टाइगर? तो सही आंसर है हिम तेंदुआ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है ये बताना है। गंदे पानी का सही से निपटान न करना, वनों की कटाई, जल संसाधनों का गलत वितरण या अत्यधिक जनसंख्या? सही आंसर है गंदे पानी का सही से निपटान न करना। इसका ही परिणाम है पानी की गुणवत्ता में गिरावट आना। नेक्स्ट है, भारत में ऐसा कौन सा पहला और एकमात्र राज्य है जहां छत पर बरसात के पानी के संग्रहण ढांचे का निर्माण सभी घरों के लिए अनिवार्य है ये बताना है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? तो सही आंसर है तमिलनाडु। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा चलाए गए किस अभियान के लिए दर्ज किया गया? स्वच्छ भारत, क्लीन यूपी, ग्रीन यूपी, वन रक्षण या बाघ बचाओ? तो सही आंसर है क्लीन यूपी, ग्रीन यूपी। नेक्स्ट है, नगर पालिका के कूड़े कचरे एक बड़े फर्नेस में जलाए जाते हैं। इस फर्नेस को क्या कहते हैं बताना है। ब्लास्ट फर्नेस, आर्क फर्नेस, इंसिनरेटर या ऑटोक्लेव? तो सही आंसर है इंसिनरेटर। नेक्स्ट है, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी ये बताना है। 1991, 1971, 2003 या 2010? तो इसकी स्थापना हुई थी 2003 में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने चिड़ियाघरों एवं हिरण उद्यानों में जंगली जानवरों के अधिग्रहण की योजना शुरू की है? झारखंड, हरियाणा, केरल या गोवा? सही आंसर है हरियाणा। ये 2015 का क्वेश्चन है। इस तरह के अपडेट जो प्रेजेंट टाइम में हो रहे हैं उस पर हमें ध्यान देना है। अगर कोई राज्य इस तरह की कोई गतिविधि, इस तरह की कोई योजना लेकर आता है तो हमें उस योजना को याद रखना है। नेक्स्ट है, मार्च 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस राज्य में नवीनीकरण स्रोतों का उपयोग करके 12.3 गीगावाट कुल बिजली उत्पादन करने की क्षमता है? केरल, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश या असम? तो ये सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक बिजली के उत्पादन की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान रखता है। वहीं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के मामले में भी कर्नाटक नीदरलैंड और डेनमार्क जैसे यूरोपीय देशों को पीछे छोड़ता है।
सो गाइज दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। हमने इसमें UPSSC में विभिन्न एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस एनवायरनमेंट से पूछे हुए हैं वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। पार्ट 2 अब कंप्लीट होता है। सो रिवीजन करते रहिए, हैप्पी रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।